जैन दोस्तों, मैं फिर उज्जवल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में भाई आज अपनी एक और क्लास लेकर के हाजिर हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ पर जो हमारी जो क्लास चल रही है वो पॉलिटी सब्जेक्ट की चल रही है और पॉलिटी में भी हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर है, प्रस्तावना के ऊपर। तो मैं वहीं से शुरू करूंगा और जो आज का जो हमारा सब्जेक्ट पॉलिटी और उसके अंदर जो लेसन रहेगा, हमारा टॉपिक रहेगा प्रस्तावना। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, हम यहां पर बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पे बात करी थी। इसी चैनल पर उज्जवल कोचिंग कैंपस जो चैनल आप लोग जो देख रहे हैं, इसी चैनल पर 5-6 क्लासें हमारी इससे पहले जा चुकी हैं। अगर आप लोगों को पूरी अच्छे तरीके से बेहतरीन पॉलिटी की अगर यहां पर स्टडी करनी है तो आप पहले वाली क्लास देखें। दूसरा, आज की जो क्लास है हमारी वो प्रस्तावना पर है। ये दूसरी क्लास है, प्रस्तावना नाम का जो टॉपिक आपका, इस पर दूसरी क्लास है। लास्ट टाइम हमने बात करी थी प्रस्तावना पर कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, जहां से प्रस्तावना शुरू होती है। सबसे पहले तो हमने बात करी थी कि प्रस्तावना का आधार क्या था। तो मैंने आप लोगों को बताया था उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि आपका कब रखा गया था। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की तीसरी बैठक जो थी, उस बैठक में 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव आप लोगों का पारित हुआ था और यहां से हमें यह पता लग गया था कि हम किस प्रकार का संविधान यहां पर लिखने वाले हैं। चलिए, वही प्रस्ताव आगे चल करके आपका आधार बना। पिछली क्लास में हमने जिक्र किया था कि हमने भाषा कहां से ली थी। तो मैंने आप लोगों को बताया था भाषा, प्रस्तावना, प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जो भाषा हमने ली थी वो कहां से ली थी, ऑस्ट्रेलिया से ली थी। इस बार की क्लास में कुछ लोगों ने प्यार नहीं दिखाया है। चलो कोई बात नहीं, मेरा काम है, मैं कर रहा हूं। जिन लोगों को सिलेक्शन चाहिए, जिन लोगों को सरकारी जॉब चाहिए, जिन लोगों को ज्ञान का अर्जन करना है, वो इस क्लास को जरूर देखें। और बार बार एक रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि आप क्लास को स्किप नहीं करें। अगर क्लास स्किप करेंगे तो पता नहीं कौन सा क्वेश्चन वहां निकल जाएगा और वही आपके पेपर में पूरी क्लास देखना आपका बेकार। चलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट्स करेंगे तो आपके कमेंट्स हमारे को चार्ज का काम करते हैं। शेयर कर सकते हो, अगर आप लोगों को कष्ट नहीं होता है तो क्लास को आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कष्ट नहीं हो तो आप क्लास को लाइक भी कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम यहां पर बात करें प्रस्तावना की। हमने बात करी थी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को बनाएंगे। तो देखिए यहां पर हमने बात करी थी, हम भारत के लोग यहां पर एक चीज निकल करके आई थी आपकी कि यहां एक क्वेश्चन बन जाता आप लोगों का कि भारत में जो सोवरेन है या संप्रभुता किसको दी गई है। तो भारत में जो सोवरेन या संप्रभुता दी गई है दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, वो किसको दी गई है, जनता को। इसका मतलब यह है कि जनता सर्वोच्च है। जनता क्या आपकी सर्वोच्च है। किस प्रकार का भारत बनाएंगे, मैंने यह जिक्र किया था पिछली क्लास में। तो ट्रिपल एस बी आर, हमने ये जिक्र किया था कि जो हम भारत को बनाने वाले हैं वो किस प्रकार का भारत बनाएंगे। तो यहां पर हमने अपनी क्लास ली थी। पहले एस से आपका मतलब हो जाएगा सोवरेन, यानी कि जो भारत के अंदर जो सरकार होगी वो क्या होगी, संप्रभु होगी। कैसी सरकार होगी, संप्रभु होगी। दूसरा, समाजवाद होगी। भारत के अंदर जो सरकार रहेगी आपकी, भारत किसको अपनाएगा, समाजवाद को अपनाएगा। तीसरे एस से क्या बनता है आपका, सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। उसके बाद क्या, डेमोक्रेटिक, यानी कि जो प्रकार होगा सरकार का वो कैसा रहेगा मित्रों, डेमोक्रेटिक रहेगा, लोकतांत्रिक रहेगा। और यहां पर बात हुई थी, और क्या रहेगा भारत आपका, रिपब्लिक। भारत क्या रहेगा आपका, रिपब्लिक या गणतंत्र। यहीं पर हमने बात करी थी, जब इस प्रकार का भारत हम बना रहे हैं, जब इस प्रकार का हम भारत बना रहे हैं तो ध्यान रखना हमें क्या मिलेगा। यही बात हुई थी अपनी कि हमें क्या मिलने वाला। तो सबसे पहले हमने बात करी थी, अगर हम भारत इस प्रकार का बना रहे हैं तो हमारे को क्या मिलेगा, फ्रीडम मिलेगी। यहां से हमारा टॉपिक शुरू है भाई, फ्रीडम मिलेगा, ये भी बात है। और क्या मिलेगा हमारे को, फ्रीडम मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा हमारे को, न्याय मिलेगा। तीसरी जो बात थी अपनी वो क्या मिलेगा हमारे को, यहां पर है समानता मिलेगी। क्या मिलेगी, समानता या इक्विलिटी मिलेगा, समानता मिलेगी यहां पर हमारे को।
जब हम भारत को इस प्रकार का बनाएंगे, सोवरेन बनाएंगे, सोशलिस्ट बनाएंगे, सेक्युलर बनाएंगे, डेमोक्रेटिक बनाएंगे, रिपब्लिक बनाएंगे, तो हमें इक्वलिटी मिलेगी, फ्रीडम मिलेगा, साथ ही हमारे को क्या मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। ये इतनी चीजें हमें हमारे को यहां पर मिलने वाली हैं, ये बातें हम कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं पहले एस के ऊपर। आपका पहले एस से सोवरेन, सोवरेन या संप्रभुता, सोवरेन या आप इसको कह सकते हैं संप्रभुता। संप्रभुता, देखिए दोस्तों, संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? चलिए, संप्रभुता का जो अर्थ होता है वो होता है कि स्वयं का प्रभु, यानी कि फाइनल जो अथॉरिटी है वो किसके पास है? खुद के पास है। यानी कि भारत जो सरकार है, भारत की जो सरकार है वो अपने डिसीजन खुद ले सकती है, स्वयं का प्रभु है वो, उसके ऊपर और किसी की नहीं चलेगी। ये है आपकी संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब फिर बता रहा हूं, तो कोई छोटी सी बात अगर हम यहां पर करें, देखिए घर के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है, बुजुर्ग व्यक्ति होता है, वो घर में संप्रभु है, वो घर के अंदर क्या कर सकता, अपने फैसले ले सकता, उसे कोई घर के अंदर बोलने वाला नहीं है। यही बात यहां पर हो रही है कि भारत सरकार अपने डिसीजन ले सकती है। यहां पर बात आती है कि संप्रभुता कितने प्रकार की होती है, इसके बाद आप लोग समझ जाएंगे कि जो संप्रभु है या संप्रभुता है, सोवरेन है, वो क्या है। देखिए, संप्रभुता के प्रकार की बात करें तो सबसे पहले आता है आप लोगों का बाहरी संप्रभुता। पहली बात आती है यहां पर क्या आती है, बाहरी संप्रभुता, यानी कि बाहरी, एक्सटर्नल, बाहरी संप्रभुता। संप्रभुता, बाहरी संप्रभुता का मतलब क्या है कि भारत की जो सरकार है वो किसी भी देश के साथ कोई भी निर्णय ले सकती है, कोई भी समझौता कर सकती है, किसी के साथ भी युद्ध कर सकती है, किसी पर भी आक्रमण कर सकती है। मतलब ये कि सरकार के ऊपर और कोई संप्रभु नहीं है। सरकार अपना किसी भी प्रकार का बाहरी देशों के साथ कोई भी डिसीजन ले सकती है। इसे आप क्या कहेंगे, बाहरी संप्रभुता, नंबर 1। नंबर 2, आपकी दूसरी जो संप्रभुता आती है वो आती है आपकी एक्सटर्नल या इंटरनल, आंतरिक, आंतरिक संप्रभुता। संप्रभुता यानी कि भारत सरकार जो है ये आपकी आंतरिक निर्णय किसी भी स्टेट को बड़ा कर सकती है, छोटा कर सकती है, अपने लोगों की भलाई के लिए किसी भी प्रकार का निर्णय ले सकती है। इसके ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं डाल सकता, क्योंकि सरकार क्या हमारी संप्रभु है। तो ये आपकी आंतरिक संप्रभुता, यानी कि आंतरिक निर्णय लेने के लिए भी भारत सरकार क्या आपकी आजाद है। तीसरी बात यहां पर हम करते हैं, देखिए भारत के अंदर डेमोक्रेटिक है, तो डेमोक्रेटिक के अंदर एक इन्होंने क्या बनाया, लोकतंत्र और राजतंत्र भारत के अंदर है। तो राजतंत्र में यहां पर हम बात करते हैं या लोकतंत्र में इन्होंने एक प्रकार की और संप्रभुता यहां पर आती है आपकी, वो आती है रियल संप्रभुता, वास्तविक संप्रभुता। वास्तविक संप्रभुता यानी कि जिसके पास रियल में शक्ति है, जो रियल में आजाद है, वास्तविक संप्रभुता। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं, जैसे हमारे घर के अंदर जो बुजुर्ग है वो हमारे घर में निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से आजाद है, तो उसके पास क्या है, वास्तविक संप्रभुता है। अब नॉमिनल संप्रभुता, नाम मात्र के संप्रभुता, यानी कि उस बुजुर्ग लड़के के यदि कोई बेटा है तो वो बेटा अपने निर्णय ले सकता है, लेकिन वो क्या है, नाम मात्र के संप्रभुता है, क्योंकि उस पर कोई इंटरफेरेंस कर सकता है। कौन कर सकता है, उसका फादर कर सकता है या ग्रैंड फादर उसमें उसके डिसीजन में इंटरफेरेंस कर सकता है। तो यहां पर चौथा जो प्रकार आता है आपका, वो आता है नाम मात्र की संप्रभुता। नाम मात्र की संप्रभुता। ओके दोस्तों, जब नाम मात्र की संप्रभुता की हम यहां पर बात कर रहे हैं, यहां बड़े दो शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बनकर के आते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनकर के आता है कि भारत के अंदर वास्तविक संप्रभुता किसके अंदर है, तो मेरे दोस्तों हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, आपके पीएम साहब। ध्यान रखना, लोकतंत्र के अंदर यहां पर भारत के अंदर हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, तो ये आप लोगों को पता, हेड ऑफ जो गवर्नमेंट है अपने पीएम साहब, उनके पास क्या भारत के अंदर है, वास्तविक संप्रभुता है, वो अपने निर्णय ले सकते हैं। ठीक यहां पर दूसरा क्वेश्चन आता है कि भारत के अंदर नाम मात्र की संप्रभुता किसमें रहेगी, तो जो हेड ऑफ नेशन है,
हेड ऑफ नेशन, हेड ऑफ जो नेशन है आपके, तो हेड ऑफ नेशन कौन है? हमारे प्रेसिडेंट, हमारे जो राष्ट्रपति साहब हैं वो हेड ऑफ नेशन है। राष्ट्रपति साहब जो हैं हेड ऑफ नेशन है। तो नाम मात्र की संप्रभुता अगर पूछी जाए तो वो किसके अंदर है? हमारी राष्ट्रपति साहब के पास है। किसके पास है? हम ये समझ सकते हैं, यहां पूछी जा सकती कि सरकार के अंदर वास्तविक शक्ति, ये क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों के बीच में आता है दोस्तों, और पूछा भी जाता है कि वास्तविक शक्ति किसमें निहित है। तो हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के अंदर नाम मात्र की शक्ति किसमें निहित है? तो हेड ऑफ नेशन के अंदर है। ये यहां पर बात होती है आपकी चौथे प्रकार की संप्रभुता की। एक और संप्रभुता यहां पर आती है, वो आती है आपकी लीगल संप्रभुता या लीगल सोवरेन, यानी कि कानून संप्रभुता, लीगल सोवरेन। तो दोस्तों यहां पर कह सकते हैं कानूनी संप्रभुता। कानूनी संप्रभुता किसके पास है? तो ये हमारे भारत के संविधान में हमारे क्या है? संप्रभुता है, यानी कि संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। कानूनी संप्रभुता किसमें? आपकी संविधान के अंदर है। तो चलिए दोस्तों, अभी हमने बात करी किसके ऊपर बात करी? एक वर्ड है सोवरेन। सोवरेन में बात करी हमने संप्रभुता की, इसे हिंदी में संप्रभुता बोलते हैं। बाहरी संप्रभुता, आंतरिक संप्रभुता, वास्तविक संप्रभुता, नाम मात्र की संप्रभुता और आपकी लीगल संप्रभुता। दोस्तों ये यहां से बड़े अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के उठ सकते हैं। लेवल बहुत अच्छा है क्लास का, ये आप भी महसूस कर रहे होंगे और आप देख भी सकते हैं आपके सामने। तो एक एक चीज को कॉपी पेन उठा करके बढ़िया तरीके से आप नोट्स बनाएंगे। और अगर कोई डाउट रहता है तो आप किसी भी प्रकार का कमेंट्स कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, फोन पे आके कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल पे कर सकते हैं, आप कहीं पर भी, या मेरे को ऑफलाइन क्लास में आकर के भी आप लोग मिल सकते हैं। उज्जवल कोचिंग कैंपस आकोदा, महेंद्रगढ़ रोड, जो दादरी महेंद्रगढ़ रोड है, इस पर आप कभी भी आइए, कभी भी मिलिए, आपकी समस्या का हल किया जाएगा, एजुकेशन से संबंधित समस्या का। चलिए भाई आगे बात करते हैं। अब ये आपका सोवरेन होगा, आपको पता लग गया है कि सोवरेन का मतलब क्या है। अब हम यहां पर बात करेंगे आपका अगला जो आता है वो आता है आपका समाजवाद, या जिसे क्या कह सकते हैं कि आइडियोलॉजी की बात यहां पर हम करेंगे। इस चीज को बड़े बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए भाई यहां पर हम बात करेंगे किसकी? समाजवाद की या सोशलिस्ट। यहां पर आपके बड़े सुंदर से क्वेश्चन बनने वाले हैं भाई, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। देखिए समाजवाद की बात करेंगे या सोशलिस्ट। समाजवाद, इसको समझने के लिए एक चीज समझेंगे आप लोग। देखिए इसका सीधा संबंध अर्थव्यवस्था से, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था से इसका सीधा सा संबंध हो सकता है। इसको समझने के लिए ये मैं ये कहूं कि एक प्रकार की आपकी आइडियोलॉजी है। और यहां पर यह बताया गया है कि भारत के अंदर क्या होगा? समाजवाद होगा। और इस आइडियोलॉजी का सीधा सा संबंध किससे होता है? सरकार, और सरकार का संबंध किससे होता है? अर्थव्यवस्था से होता है। यानी कि सारा खेल यहां पर क्या आ रहा है भाई? अर्थव्यवस्था का आ रहा है। अब इसको एक बार समझेंगे। देखिए जब वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया पूरी दो भागों में बट गई। दुनिया दो भागों में बट गई। एक का हम कह सकते हैं चौधरी कौन बन गया भाई? अमेरिका साहब बन गए। एक के चौधरी कौन थे? दो ग्रुपों में बट गए, तो एक रशिया। अब ये होता था कि कोई भी देश, यानी कोई भी देश यदि किसी भी प्रकार की आइडियोलॉजी, जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए के अंदर आपकी उदारवादी आइडियोलॉजी चलती थी, रशिया के अंदर जो आपकी चलती थी वो समाजवादी चलती थी, समाजवादी आइडियोलॉजी चलती थी। अब ये पश्चिम से और पूर्व की तरफ आ रही थी। हम कह सकते हैं इसको समझने के लिए पश्चिम से और पूर्व की तरफ इन्होंने बढ़ना प्रारंभ किया। तो जब दुनिया दो भागों में बट रही थी, दो आइडियोलॉजी फेमस थी वर्ल्ड के अंदर। अब कोई भी देश यदि किसी विशेष प्रकार की इनमें से दोनों में से कोई एक आइडियोलॉजी को अपनाता था तो यह माना जाता था ये उस गुट का हिस्सा है। हालांकि इस चीज से बचने के लिए भारत ने गुट निरपेक्षता को अपनाया। यहां पर मैं गुट निरपेक्षता की बात नहीं करूंगा, बट उसमें यह था कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनका बहुत बड़ा अहम रोल था इसके अंदर। ओके, जब ये बात चल रही थी फिर भी हमने क्या किया? गुट निरपेक्षता को अपनाने के बाद हमने आइडियोलॉजी अपनाई, और वो कौन सी? उदारवादी। अब यहां पर मैं आइडियोलॉजी की बात करूंगा आप लोगों के बीच में। एक है आपकी उदारवादी, ठीक है भाई। ओके, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि उदारवादी जो अर्थव्यवस्था है ये क्या है?
और इसके जनक कौन थे? तो जॉन लॉक जो इसके जो जनक थे, उदारवादी जो अर्थव्यवस्था थे, या ये कह सकते लिबरलिज्म जो थे, इसके थे जॉन लॉक। यूएसए के अंदर ये चलती थी आपकी। इसके जनक कह सकते हैं हम, जनक या फादर ऑफ उदारवाद, तो जॉन लॉक साहब इसके क्या थे? जनक थे। कहां पर अपनाई गई थी भाई? ये यूएसए के अंदर ये अपनाई गई थी। हम इसे कह सकते हैं ओपन अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का नाम कह सकते हैं, यानी कि खुली व्यापार की नीति। या ये इसको दूसरे शब्दों में समझे, आप किसी भी प्रकार का व्यापार करिए, आप किसी भी प्रकार का काम धंधा करिए, सरकार आपके काम धंधे में या आपके व्यापार में या आपकी अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं करेगी। यानी कि ओपन नीति यहां पर अपनाई गई। ओपन नीति का मतलब यह कि व्यापार पर, जैसे अर्थव्यवस्था पर सरकार का हक होता है, यहां पर सरकार ने अर्थव्यवस्था को क्या कर दिया? फ्री कर दिया, अर्थव्यवस्था को आजाद छोड़ दिया भाई। अर्थव्यवस्था को क्या किया? आजाद छोड़ दिया। और किस पर जोर दिया? प्राइवेटाइजेशन पर जोर दिया। ये कह सकते हैं किस पर? प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन पर जोर दिया या बल दिया गया। अब इस चीज को देखो, समझना। अगर बात समझ में आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात, अच्छे लेवल की है। और खास करके जो सेक्रेटरी वगैरह के जो लोग हैं या जो ग्रेजुएशन लेवल पे भी जो लोग इस क्लास को देख रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत बेहतरीन रामबाण सिद्ध होने वाली है भाई। प्रेम्बल की जो क्लास है, प्रेम्बल से क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई। चलिए, यहां पर बात करी मैंने उदारवाद। उदारवाद के जनक के नाम से किसको जाना जाता है? जॉन लॉक को जाना जाता है। कहां पर थी ये व्यवस्था आपकी? यूएसए के अंदर थी। ओपन अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? तो उदारवाद को ही ओपन अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसके अंदर होता क्या है? सरकार व्यापार अर्थव्यवस्था को क्या कर देती है? आजाद कर देती। पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार की आइडियोलॉजी में सरकार, किस प्रकार की आइडियोलॉजी में सरकार व्यापार को मुक्त करती है या प्राइवेटाइजेशन पर बल देती है या जोर देती है? तो आपकी उदारवाद। अब थोड़ा सा आप नीचे की तरफ आएंगे। उदारवाद पे इतना ही बात करूंगा क्योंकि टॉपिक हमारा प्रेम्बल का है। और समझना क्या हमने? समाजवाद। तो समाजवाद के साथ ये 2-3 आइडियोलॉजी जहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं और पूछे गए क्वेश्चन है। दूसरी जो आपकी आइडियोलॉजी आती है वो आती है आपकी समाजवाद। बीच में आप एक और ले लो, मार्क्सवाद। यहां से पीछे बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे भाई, यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उन क्वेश्चनों में हम बात करें मार्क्सवाद। सबसे पहले तो ये आता है कि मार्क्सवाद के जनक कौन थे? जनक कौन थे? तो सीधा सा आंसर आपका आता है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स साहब जो थे, मार्क्स साहब इसके जनक थे। मार्क्सवाद के जनक की अगर हम बात करते हैं, मार्क्सवाद की बात करें तो इसके कार्ल मार्क्स साहब जो क्या थे? जनक थे। इसके कार्ल मार्क्स साहब जनक थे। और ये कहां पर चलती थी भाई? जर्मनी के रहने वाले थे। कहां के? जर्मनी के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? जर्मनी के। और इन्होंने एक अपने प्रकार का ही विचार रखा। इस आइडियोलॉजी में इन्होंने बात पूछी, देखिए इसको समझना भाई। बात क्या पूछी कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, उन फैक्ट्रियों के मालिक हैं, उन फैक्ट्रियों में मजदूर काम करते हैं। जो मजदूर काम करते हैं उसका जो बेनिफिट होता है, मजदूर को सिर्फ अपनी तनख्वाह मिलती है। और मजदूर को जब तनख्वाह मिलती है, लेकिन जो उसका बेनिफिट होता है तो वो किसको जाता है? मालिक को जाता है। कार्ल मार्क्स साहब का यह कहना था कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर किसका हक होना चाहिए? मजदूरों का हक होना चाहिए। इनका कहना यह था कि मजदूरों की ही सरकार होनी चाहिए। मजदूरों की ही सरकार होनी चाहिए। यानी कि सरकार में मजदूर लोग ही शामिल होने चाहिए। साथ में इन्होंने बात बोली थी क्या? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर किसका हक होना चाहिए? तो ये भी मजदूरों का ही हक होना चाहिए। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करता है तो पूछा जाता कौन करता? आपके कार्ल मार्क्स साहब ने एक बात बोली थी कि जो फैक्ट्रियों में जो मजदूर काम कर रहे हैं, जो उसका जो बेनिफिट होता है उस पर मजदूरों का
हक है, ना कि उनके मालिकों का है। और यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन था कि दुनिया के सारे मजदूरों तुम एक हो जाओ, दुनिया के सारे मजदूरों तुम एक हो जाओ। ये शब्द किसने कहे थे? तो कार्ल मार्क्स ने कहे थे, मजदूरों की सरकार होनी चाहिए। ये शब्द किसने कहे थे? तो मार्क्सवाद में कार्ल मार्क्स ने कहे थे। लूट खसोट करो, पूंजीपतियों की पूंजी को लूटो, तुम अपने पास करो। और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर जो कब्जा होना चाहिए वो किसका होना चाहिए? मजदूरों का। ये आपकी क्या थी भाई? मार्क्सवाद थी। ये जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम, तो उसके बाद आपका आता है, क्या आता है? समाजवाद। मार्क्सवादी व्यवस्था हो गई आपकी। उसके देखिए भाई, मैं इसको ना अब रेफ करूंगा। अगर किसी ने नोट्स नहीं बनाए साथ के साथ तो बना सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं 1 मिनट के लिए इसको छोड़ रहा हूं भाई। चलिए, मेरे ख्याल में आप लोगों ने ले लिया होगा भाई, और साथ के साथ इसको नोट करते रहेंगे। इतना समय होता नहीं है हमारे पास भाई, क्लास का जो समय है वो बिल्कुल फिक्स है। यहां पर हमने बात करी अपनी प्रेम्बल की बात करी है। प्रेम्बल में हमने संप्रभुता की बात करी। संप्रभुता कितने प्रकार की होती है? संप्रभुता आपकी 5 प्रकार की होती है, उसके ऊपर भी हमने बात कर ली है। उसके बाद हम अब समाजवाद पर बात कर रहे हैं, यानी कि एक आइडियोलॉजी है, और इस आइडियोलॉजी पर, आइडियोलॉजी का सीधा सा जो संबंध होता है वो अर्थव्यवस्था से होता है, और अर्थव्यवस्था से किसी भी गवर्नमेंट का सीधा डायरेक्ट कनेक्शन होता है। और किस किस प्रकार की व्यवस्थाएं वर्ल्ड के अंदर आई, वो सारी चीजें हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। उन चीजों में, उन कड़ी में हमने पहली बात करी आपकी उदारवाद पर, और साथ ही बात किस पर करी हमने? आपकी मार्क्सवाद पर कर ली है। और अब हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर बात करने वाले भाई? समाजवाद पर बात करने वाले। चलिए, अगली जो आइडियोलॉजी आपकी आती है वो आती है समाजवाद। सोशलिस्ट, जिसकी जो कि हमारी प्रेम्बल के अंदर है। देखिए, अगर पूछा जाता है आप लोगों से इनमें से कौन सा मूल रूप से संविधान के अंदर शामिल नहीं था, सॉरी, मूल रूप से प्रस्तावना के अंदर शामिल नहीं था, सेक्युलर, सोशलिस्ट, सॉरी अपना सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक, ऑप्शन ए बी सी डी। तो ध्यान रखना, अपना जो समाजवाद है यह शब्द है, यह शब्द मूल रूप से प्रस्तावना में नहीं था, प्रस्तावना में नहीं था। तो अब बात आती है, यह शब्द, 3 शब्द जोड़े गए थे जिनमें एक आपका यह शब्द भी था। यह शब्द प्रस्तावना में कब जोड़ा गया है? तो 1942, 1976 में, 1976 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 42, 42वां संविधान संशोधन में ये शब्द जोड़े गए थे 3 आप लोगों के, जिनमें आपका समाजवाद शब्द भी था। ध्यान रखेंगे, आपको घुमाया जाएगा कि मूल रूप से कौन सा शब्द नहीं था, तो आपका समाजवाद जो शब्द था मूल रूप से इसके अंदर शामिल नहीं था। चलो, अब बात होगी इसको 42वें संविधान संशोधन की। तो यहां पर थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को, चलिए टॉपिक प्रस्तावना फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं, कई बार पूछ लिया जाता है। मिनी संविधान के नाम से किसको जाना जाता है? छोटा संविधान किसके नाम से जाना जाता है? 42वें संविधान संशोधन को ही छोटा संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दूसरा, यहां पर एक चीज और पूछा जाता है, पीएम कौन थे उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो थी पीएम थी, इंदिरा गांधी साहब पीएम थी इसके अंदर। साथ ही बात करें, इस संविधान संशोधन को लागू करने वाली जो समिति थी वो कौन सी समिति थी? तो सरदार सरवण सिंह समिति। भाई समिति, थोड़ा सा समय कम है, कंटेंट बहुत ज्यादा है, यहां पर काफी बार पूछ लिया जाता है। देखिए, यहां तक सब पढ़ते हैं कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 42 इन 1976, बट यहां पर थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? तो सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे लागू किया गया था। और इस प्रेम्बल में पहला और अंतिम कह सकते हैं, उसके बाद संविधान
कि जो प्रेम्बल है या कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर केवल एक ही बार संशोधन हुआ है और वो 42वें संविधान संशोधन के दौरान किया गया था। इसमें केवल 3 शब्द जोड़े गए थे। उसके बाद इसके अंदर आपका ये कह सकते हो आप धर्मनिरपेक्ष समाजवाद है, ये शब्द इसके अंदर जोड़े गए थे। प्रेम्बल के अंदर किसकी सिफारिश पर? सरदार सवर्ण सिंह की सिफारिश पर। पीएम कौन थे आपको पता लग गया है, ठीक है भाई। चलिए अब बात करें समाजवाद की। देखिए समाजवाद, जो समाजवाद जो शब्द है, सीधी भाषा में मैं बात करूं तो ये जो समाजवाद जो शब्द है आपका, ये हम कह सकते हैं मार्क्सवाद से थोड़ा सा ज्यादा दूर नहीं है, नजदीकी है। हम दूसरे शब्दों में यहां पर बात करें, देखिए इन्होंने कहा कि भाई जो मार्क्सवाद के अंदर कार्ल मार्क्स ने एक बात कही कि सरकार या अर्थव्यवस्था पर मजदूरों का क्या होना चाहिए, मजदूरों का आधिपत्य होना चाहिए या मजदूरों की ही होनी चाहिए। तो ये क्या है कि पॉसिबल नहीं है, ये चीज ग्राउंड के अंदर क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर एक बात कही गई, यहां पर एक बात कही गई और वो क्या कही गई समाजवाद के अंदर? समाजवाद के अंदर बोला गया कि भाई जो सरकार है, सरकार समाज द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा ही, सरकार जो है समाज के द्वारा चुनी हुई होनी चाहिए। यानी कि सरकार पर समाज का ही आधिपत्य होना चाहिए, का आधिपत्य है। या कह सकते हैं कि सरकार जो है वो किसके, समाज के द्वारा चुनी होनी चाहिए और समाज का ही अर्थव्यवस्था पर, अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक जो व्यवस्था रहेगी, सिस्टम रहेगा, उस पर आपका किसका, समाज का ही क्या होना चाहिए, हक होना चाहिए। इन्होंने यहां पर फिर एक बार समझना, यानी कि सरकार किसके द्वारा चुनी होनी चाहिए, समाज के लोगों के द्वारा चुनी होनी चाहिए। और साथ ही इन्होंने एक बात बोली कि जो अर्थव्यवस्था उस पर डायरेक्ट किसका संबंध होना चाहिए, समाज के साथ, क्योंकि जब सरकार समाज चुन रहा है तो ऑफिशियली बात है सरकार किसकी होगी, समाज की होगी। यहां पर इन्होंने समाज की बात करी, भाई इंडिविजुअल मजदूर नहीं, पूरा समाज होना चाहिए उसके अंदर शामिल, इन्होंने इस बात को बोला। ओके, साथ में इन्होंने एक बात और बोली कि सरकारी स्कूल होने चाहिए, सरकारी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, जो भी सरकारी नौकरियां, ये सारी की सारी चीजें, रोड सरकारी, सब कुछ सरकारी होना चाहिए। और इन सारी चीजों पर सोशलिस्ट यानी कि समाज का क्या होना चाहिए, समाज का ही हक होना चाहिए। समाज या सरकारी जो चीजें हैं उन पर समाज का ही क्या होना चाहिए, हक होना चाहिए। समाज ही के अंडर वो चीजें रहनी चाहिए। ये सिफारिश करी गई किसने, किसके द्वारा की गई, समाजवाद। और समाजवाद के जनक की अगर हम बात करते हैं तो लेनिन साहब हैं। कौन है, लेनिन साहब है। ये आप लोगों को पता हो, लेनिन साहब का संबंध कहां से है, बड़ा मोटा सा क्वेश्चन आ जाता है। ये लोग ये क्वेश्चन आप बड़े अच्छे से समझते भी हैं और जानते भी हैं। और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि भाई समाज का ही गवर्नमेंट पर, सरकारी पर, जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं उन पर हक होना चाहिए। और यहीं से हम प्रभावित हुए, समाजवाद को हमने तभी अपनाया। आपको पता है समाजवाद जो आपका कहां पर, रूस के अंदर अपनाया जाता है, रूस या रसिया के अंदर कह सकते हो आप, या सोवियत संघ, अभी तो 91 के बाद उसको रूस के नाम से जाना जाने लगा। रूस या रसिया या सोवियत संघ कह सकते हैं हम लोग। यहां पर क्या हुआ भाई, हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब इससे प्रभावित थे, इससे रसिया से प्रभावित थे, लेकिन इन्होंने उदारवाद को अपनाया था। प्रभावित जरूर थे देश आजाद होने के बाद, और इन्होंने अपनाया किसको था, उदारवाद को अपनाया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात उनके दिमाग में थी कि भाई समाजवाद भारत के अंदर होना चाहिए, तो ताकि डायरेक्ट अर्थव्यवस्था का संबंध किससे रहे, समाज से रहे। अब देखना 1971 में लड़ाई हुई। 1971 में पाकिस्तान के साथ हमारा वार हुआ। और इस लड़ाई में जो 1971 में जो लड़ाई हुई थी, इस लड़ाई में 1971 की जो लड़ाई थी, इसमें रसिया ने हमारी काफी मदद करी थी। क्या करी थी, हमारी काफी मदद करी थी। और जब रसिया ने मदद करी थी तो इस चक्कर में 1976 के आसपास कह सकते हो आप, 75-76 जो भी रहे, हमारी इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी साहब क्या हुई, प्रभावित हुई और इन्होंने रूस की यात्रा करी और तभी इन्होंने भारत में समाजवाद को अपनाया। जब रसिया ने हमारी युद्ध के अंदर मदद करी, उस युद्ध में मदद करने की एवज में, या ये कह सकते उससे प्रभावित होकर के, 1971 की जो लड़ाई थी उससे प्रभावित होकर के इन्होंने
भारत के संविधान में इसको शामिल किया भाई। किसने? हमारी जो प्रधानमंत्री थी उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी। जब ये सारी बातें हो रही थी उस समय हमने अपना रखा था किसको? उदारवाद को भी अपना रखा था और इधर हमने समाजवाद को भी अपना दिया। तो यहां से भारत की जो अर्थव्यवस्था है, किस प्रकार की होगी? आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से इसको जाना, यानी कि मिक्स कह सकते हो, मिक्स अर्थव्यवस्था के नाम से इसको जाना जाने लगा। आज भी अगर हम एक शब्द यूज करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था यहां पर है, भारत की अर्थव्यवस्था है। अब यहां पर मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको। देखिए 1991 में सरकार नरसिंह राव साहब की सरकार थी और इस सरकार में हमारे वित्त मंत्री साहब होते थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। कौन थे? मनमोहन साहब जो थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। पूछा जाता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री, जो विश्व के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों में जिनकी गिनती होती है, प्रधानमंत्री जो साहब थे हमारे, वो वित्त मंत्री कब थे? तो ये आपके 1991 में नरसिंह राव सरकार के समय में क्या थे? ये आपके राजीव गांधी की मृत्यु के बाद जब बहुत भयंकर तरीके से भयंकर बहुमत के साथ जब हमारी सरकार बनी थी कांग्रेस की, कह सकते हैं हमारे देश में सरकार बनी थी कांग्रेस की, उस समय वित्त मंत्री थे, लेकिन देश की स्थिति डामाडोल थी, आर्थिक स्थिति। और यहां पर मनमोहन सिंह ने एलपीजी को अपनाया। एलपीजी बड़ा मस्त क्वेश्चन है भाई, पूछा जाता है। लिबरल ग्लोबलाइजेशन किसके द्वारा अपनाया गया था? यानी कि ओपन व्यापार की नीति को यहां पर इन्होंने ये निर्णय लिया था उन्हीं दिनों, उस समय जब हमने इस नीति को अपनाया था, इस अर्थव्यवस्था को हमने शामिल किया था, इस एलपीजी को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री अपने जो नरसिंह राव साहब थे, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह साहब थे, तो उस समय हमारी अर्थव्यवस्था जीडीपी के अंदर इतना बढ़िया उछाल आया कि हम विश्व में जीडीपी जो आपकी बढ़ने की जो गति थी उसमें हमें दूसरे नंबर पर पहुंच गए थे। कहां? तो हमारी बहुत हालत जो थी बहुत खस्ता थी। चलिए यहां तक आप लोगों का हो गया। ये था आपका क्या? समाजवाद में सीधी सी बात करें तो गवर्नमेंट पर समाज का आधिपत्य होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट सरकार जो है वो समाज के अंडर काम करे, और गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल, जो सारी चीजें जो आपकी हॉस्पिटल वगैरह है उन पर सीधा समाज का क्या होना चाहिए? हक होना चाहिए, या उन्हीं के अंडर रहना चाहिए। ये क्या थी? आपका समाजवाद था भाई। और यहीं पर आपका एक आता आपका मार्क्सवाद। एक शब्द और आ जाता आपका, एक आइडियोलॉजी और है मार्क्सवाद करवा चुका हूं, साम्यवाद। ये आपका कहां पर लागू? भाई साम्यवाद जो आइडियोलॉजी आपकी ये चीन के अंदर लागू है। और साम्यवाद में ये कहा गया है कि सरकार के ऊपर, सरकार कुछ गिने चुने लोगों की होनी चाहिए, या सरकार के ऊपर कुछ ऐसे लोग हों जो गिने चुने, या पूंजीपति जो बड़े लोग हों, पैसे वाले लोग हों, पावरफुल लोग हों, जो सरकार को अपने हिसाब से चलाएं। ये आपका क्या है? साम्यवाद। और साम्यवाद कहां पर लागू था? चीन के अंदर था। और साम्यवाद के जो जनक थे माओ तसे तुंग। सीधा पूछा जाता है भाई, नोट कर लेंगे आप, जो साम्यवाद के जनक के नाम से किसको जाना जाता है? माओ तसे तुंग को जाना जाता है। देखिए दोस्तों, हम यहां पर एक बहुत बेहतरीन टॉपिक कर रहे हैं, आप लोगों को पता है। देखिए ज्यादा मेरे पास ड्रामा नहीं है, ज्यादा मेरे पास उस टाइप का बोर्ड भी नहीं है कि तुम देख रहे हो मैं तो बिल्कुल वैसी हिसाब से लिख रहा हूं। वो भी नहीं है कि भाई ऐसे किया मिटा दिया तो तुम्हारा समय, मैं मानता हूं 5-7 मिनट का आपका समय ज्यादा खराब हो सकता है, बट कंटेंट इतना बेहतरीन प्रोवाइड कराऊंगा तुम्हारे को कि तुम ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे। छोटी सी जगह से, छोटा सा जो आप लोगों का सेंटर है, आप लोगों का जो प्यार है, यहाँ से हम इन क्लासों को आकोटा से, उज्जवल कोचिंग कैंपस आकोटा से हम इन क्लासों को डालते हैं। कोई अगर मेरा बाहर का मित्र, लोकल लोगों को तो पता है, कोई बाहर का मित्र अगर हमारा देख रहा है तो हम यहाँ कंटेंट आप लोगों के सामने है। ज्यादा यहाँ कुछ ड्रामेबाजी जैसे लोग यूट्यूब पे आकर के आप लोगों का समय खराब करते हैं, उस टाइप की यहाँ पर मैं कोई बात करने वाला नहीं हूँ, ना ही मैं यहाँ पर ज्यादा दिखावा करने वाला हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मानता हूँ, पढ़ाई, और वो चीज मैं आप लोगों के बीच में बहुत बढ़िया तरीके से दे ही रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों,
हम एक बार रिवाइज करेंगे। यहाँ पर हमने आइडियोलॉजी की बात करी, 4 प्रकार की आइडियोलॉजी की बात करी। पहली जो आइडियोलॉजी है वो आपकी हमने उदारवाद की बात करी। उदारवाद के जो जनक थे वो जोहन लॉक थे। इनका संबंध कहाँ से था? इसका संबंध यूएस से था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से था, जहां पर कौन है उपराष्ट्रपति? कौन? हमारी कमला हैरिस, जो भारतीय मूल की वर्तमान में जो महिला कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं, जो बाइडेन साहब वहां के राष्ट्रपति हैं। तो ये जो व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो वहां पर क्या ओपन व्यापार या खुली नीति की वहां पर अपनाई गई उदारवाद को। और उदारवाद की अगर हम बात करें तो यानी कि अर्थव्यवस्था को बिल्कुल फ्री कर दिया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थव्यवस्था आपकी किस प्रकार की आइडियोलॉजी में फ्री होती है, तो ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो व्यवस्था थी आपकी मार्क्सवादी के जो जनक थे वो कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स साहब ने बोला था दुनिया के सारे मजदूरों तुम एक हो जाओ, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर केवल और केवल तुम्हारा ही हक होना चाहिए। जो जितना भी यानी कि सरकार में मजदूरों का हाथ होना चाहिए। जो भी चीजें रहीं उन पर मजदूर ही काबिज रहे। उन्होंने तो यहां तक भी बोल दिया था कि लूटपाट करो, पूंजीपतियों से पूंजी को छीन लो, जिस पर केवल तुम्हारा ही हक है, जिस पर सरकार तुम्हारी होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था पर केवल मजदूर का हक होना चाहिए। यही चीज आगे बढ़ करके हमारी कहां पहुंच गई? समाजवाद के अंदर। समाजवाद ने ये बोला कि भाई ये ग्राउंड के ऊपर क्या है, ये समाजवाद रशिया ने अपना रखा था। समाजवाद में अगर हम बात करते हैं तो ये चीज यहाँ पर एक बात उन्होंने बोली थी कि भाई ये चीज पॉसिबल नहीं है, ग्राउंड पर ये चीज हो नहीं सकती कि सरकार मजदूरी को। इसलिए उन्होंने बोला भाई सरकार जो है वो समाज की होनी चाहिए और समाज के लोगों के द्वारा सरकार को चलाया जाना चाहिए और अर्थव्यवस्था भी समाज के अंदर ही काम करनी चाहिए। और यहाँ पर सरकारी स्कूल की सिफारिश की गई, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी व्यवस्थाओं की सिफारिश की गई, जिन पर सीधा सा जो संबंध है किसका होना चाहिए? आपका समाज का होना चाहिए। और समाजवाद के जो जनक के नाम से हम जानते हैं जिसको, वो लेनिन साहब थे और रशिया या सोवियत संघ रूस के अंदर इसको लागू किया गया था। भारत में जो समाजवाद की अगर हम बात करते हैं, जब हमारी प्रधानमंत्री साहिबा इंदिरा गांधी जी या आयरन लेडी जब रूस से प्रभाव 1971 में जब हमारी युद्ध के दौरान मदद करी थी, उस चीज से प्रभावित होकर के, हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी पहले प्रभावित थे, इन्होंने रूस की यात्रा करी और उसके बाद भारत में समाजवाद अपनाया गया। जो 42 अमेंडमेंट था उसी में प्रेमबल के अंदर ही समाजवाद शब्द जोड़ा गया। यहाँ पर समाजवाद को लेकर के मैंने हल्की सी बात करी। 1991 के अंदर जब सोवियत संघ रूस का विघटन हुआ, उस समय जब हमारी हालत खराब थी, जब खराब हालत थी, तो वहां पर मनमोहन सिंह अपने वित्त मंत्री और नरसिम्हा राव साहब प्रधानमंत्री थे। उसी समय हमने यहाँ पर एलपीजी को अपनाया था। एलपीजी को अपनाने से हमारी अर्थव्यवस्था में उछाल आया और हम काफी हद तक कुछ रुपए पैसे के मामले में थोड़ा सा ठीक हुए भाई। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने बात करी साम्यवाद की। साम्यवाद भी सीधा सा कहा गया कि सरकार के ऊपर भी कुछ लोग प्रभावशाली लोग हो, यानी कि सरकार कुछ प्रभावशाली लोगों के द्वारा चुनी जानी चाहिए और उन लोगों का ही अर्थव्यवस्था पर क्या होना चाहिए, या उसी सरकार का अर्थव्यवस्था पर क्या होना चाहिए, कब्जा होना चाहिए। साम्यवादी के जो जनक थे माओ त्से तुंग, और यह व्यवस्था कहां पर चलती है? आपकी चीन के अंदर चलती है। दोस्तों मैंने मेरा बेस्ट देने की कोशिश करी है, फिर भी अगर आपका किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन अगर बाकी है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बात करते हैं हमने सेकुलर की। देखिए यहाँ पर दो, अगर किसी ने नोट नहीं किया है तो नोट कर सकते हैं, बाकी राइटिंग बड़ी सुंदर है, दो चीजों पे नहीं जाना है, मेरी राइटिंग पे है और शकल पे भाई। चलिए ठीक है, ओके भाई। आगे हम बात करेंगे, अब अपनी किस पर बात करेंगे? धर्मनिरपेक्षता पर बात करेंगे। आपका जो क्या है सेकुलर, सेकुलर का मतलब क्या है ये यहाँ पर आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। बहुत अच्छा, आजकल बड़ा माइनॉरिटी को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती है भाई, सेकुलरिज्म को लेकर के बातें होती रहती हैं, आप न्यूज वगैरह भी देखते रहते होंगे। छोटी छोटी बात को धर्म से जोड़ दिया जाता है और धर्म के नाम पर फिर पॉलिटिक्स भी होती है, सारी चीजें होती हैं। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मेरा विषय नहीं है वो, बट जो चीज समझाने वाले हो मैं समझा के छोड़ दूंगा। ठीक है भाई। अगला जो अपना एस आता है सेक्युलरिज्म, जिसको बोलते हैं सेक्युलर। भारत क्या रहेगा आपका? धर्मनिरपेक्ष। बात करेगा धर्मनिरपेक्ष राज्य रहेगा। तो यहां पर हम बात करेंगे धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्ष कह सकते हैं। देखिए धर्मनिरपेक्ष की अगर हम बात करते हैं, इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि भारत जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो किसी भी धर्म को नहीं अपनाएगी। सरकार का कोई भी धर्म नहीं होगा। पहला पॉइंट आता धर्मनिरपेक्षता का। देखिए सरकार का या सेकुलरिज्म में बात करें, सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? देखो समझते जाना, आपसे लॉजिकल क्वेश्चन पूछेंगे, वो रटने वाला जमाना गया भाई। कंसेप्ट जो आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। चलिए यहां पर हम बात करें किसकी, कि सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। इसका मतलब है कि सरकार
सरकार किसी भी धर्म के अनुसार नहीं चलेगी। यानी कि सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, सरकार किसी भी धर्म के अनुसार नहीं चलेगी, ये ध्यान रखना। यानी कि सरकार चलेगी तो किसके अनुसार चलेगी? संविधान, केवल संविधान के अनुसार ही सरकार चलेगी। सरकार किसी धर्म को कम नहीं करेगी, किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, किसी धर्म के बारे में सरकार का धर्म से कोई लेना देना नहीं रहेगा। धर्म के नाम पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये चीज यहां पर सरकार बोलती है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हैं, आप किसी भी धर्म को प्रमोट कर सकते हैं। सरकार का क्या है? आप किसी भी धर्म को प्रमोट कर सकते हैं। सरकार को धर्म से कोई लेना देना नहीं है, सरकार अपने हिसाब से चलेगी। यानी कि संविधान एज पर कॉन्स्टिट्यूशन सरकार रन करेगी भाई। जैसे इसको समझेंगे, हम बात करते हैं कुछ जो आपके जो मुस्लिम कंट्री हैं, अरब कंट्रियों में कुछ देश हैं, जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये किसके हिसाब से चलते हैं? इस्लाम धर्म के हिसाब से चलते हैं। इस्लाम धर्म के हिसाब से चलते हैं, यानी कि जो इस्लाम के अंदर लिखा गया है उन्हीं चीजों को ये क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। लेकिन यहां सरकार ने क्या कहा? भी हम धर्म निरपेक्ष हैं, हम केवल संविधान के अनुसार चलेंगे, आपका धर्म के नाम पर हम कोई भी भेदभाव, किसी भी प्रकार का हम यहां पर भेदभाव नहीं करेंगे। देखिए 3 प्रकार के यहां पर स्टेट, एक और अच्छी सी बात बता दूं, 3 प्रकार के यहां पर स्टेट और आपके देश हो सकते हैं। देखिए एक तो होता है आपका नास्तिक भाई, एक स्टेट होता है आपका नास्तिक। एक क्या होता है आपका भाई? नास्तिक देश कह सकते हैं आप। मतलब जहां पर नास्तिक लोग होते हैं वो किसी भगवान को नहीं मानते। जैसे कि आप लोगों को पता है किसी भगवान को नहीं मानते हैं, या ज्यादातर लोग जहां पर भगवान को नहीं मानते हैं, या ज्यादातर लोग अपने भाई ये कह सकते हैं आस्था नहीं रखते हैं, वो क्या आपके नास्तिक है। जैसे कि चीन वगैरह है, हालांकि चीन में बौद्ध वगैरह तो रहते हैं, 18% से ऊपर लोग हैं चीन के अंदर बौद्ध, बट फिर भी हम इसको काउंट कर सकते हैं नास्तिक। उसके बाद एक होता है आपका जैसे एथिक होगा, एक होगा आपका रिलीजियस स्टेट, यानी कि धार्मिक स्टेट की अगर हम बात करते हैं, धार्मिक स्टेट में अगर हम बात करें, यानी कि ऐसे स्टेट जो धर्म के अनुसार चलते हैं, जैसे कौन सा हो जाएगा आपका? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, ये सारे के सारे, सऊदी अरब है, ये आपके सारे के सारे क्या हो जाएंगे? आपके रिलीजियस स्टेट। पाकिस्तान हो जाएगा आपका, अफगानिस्तान हो जाएगा आपका, सऊदी अरब हो जाएगा, ये सारे के सारे कहां पर आ जाते हैं? रिलीजियस स्टेट। आरएस की अगर हम बात करते हैं, रिलीजियस स्टेट हो जाएगा आपका एस्थिक, जो नास्तिक कह सकते हैं आप इसको। उसके बाद एक होता है आपका सेक्युलर स्टेट, यानी कि सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष जो आपका देश है। धर्मनिरपेक्ष देशों में अगर हम बात करते हैं तो यानी कि सरकार का कोई भी धर्म नहीं होता, सरकार का कोई भी धर्म नहीं होता। यहां पर मैं बात करूं, और सरकार सभी धर्मों को क्या मानती है भाई? बराबर मानती है सरकार का। यानी कि देखो, एक आपका नास्तिक देश जिसके अंदर तो कोई धर्म है ही नहीं, कह सकते हैं एक आपका रिलीजियस स्टेट जो धर्म से ही चलता है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका वगैरह। उसके साथ ही बात करें धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर स्टेट, तो आपका हो जाएगा जैसे भारत है, अमेरिका वगैरह है, ये सारे के सारे आपके किस्में देंगे जो सभी धर्मों को बराबर समझते हैं। अब यहाँ पर धर्म शब्द बार बार आ रहा है आप लोगों के बीच में, तो यहाँ पर धर्म के नाम पर बहुत पॉलिटिक्स कर जाते हैं आप लोग, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एक बार मैं रफ कर रहा हूं इसको, हालांकि स्क्रीनशॉट में कुछ है नहीं इसके अंदर, आप साथ के साथ नोट्स बनाएंगे। चलिए यहां पर धर्म की बात करूं मैं एक बार। देखो भाई, धर्म अगर बात करते हैं, धर्म क्या है? धर्म है क्या? देखिए, धर्म ए सेट ऑफ रूल फॉर लिविंग, यानी कि जीवन जीने का ढंग, यानी कि जीवन जीने का ढंग, या ये कह सकते हैं जीवन जीने के लिए एक नियम और रूल कह सकते हो आप, जो फॉलो करता है या अपनाता है या अपनाए जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? उसे क्या बोला जाता है? धर्म। ए सेट ऑफ रूल फॉर लिविंग, यानी कि जिंदा जीने रहने के लिए जो हम एक रूल फॉलो करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? धर्म। फिर बोल रहा हूं, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल हम सुबह उठ करके हमने
नहाए धोए, फिर हमने पूजा पाठ किया, फिर उसके बाद हम जो भी है राम 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 बोलना है, किसी को या हमने राधे राधे बोलना है या जो भी बोलना है, तो वो हमने एक नियम बना रखा कि हम किसकी पूजा करेंगे, कैसे पूजा करेंगे, कैसे जिंदगी जिएंगे। तो ये आपका क्या जाता है, धर्म। ये आपका क्या है, धर्म। धर्म में धारण किया जाता है, ध्यान रखना, धर्म में धारण किया जाता है इसको। तो धर्म में धारण किया जाता है, यानी कि धर्म को क्या किया जाता है भाई, अपनाया जाता है, या धर्म को हम कह सकते हैं धारण किया जाता है। चलिए अब यहां पर हमने बात करी जीवन जीने का रूल या नियम जो आपके बनाए गए हैं, या सेट ऑफ रूल फॉर लिविंग, ये आपके क्या क्या हो जाएगा, धर्म हो जाएगा। अब यहां पे एक चीज समझना, जब धर्म धारण कर रखा है तो यहां पर एक बात याद रखेंगे आप, धर्म से धर्म कोई अलग नहीं हो सकता, धर्म में कोई अलग नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहां पर पंथ निरपेक्ष, एक शब्द सुना होगा आपने, पंथ निरपेक्ष शब्द, यहां पर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है जो कि धर्म से ही संबंधित है। पंथ निरपेक्ष, निरपेक्ष, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि इस शब्द का सबसे पहली बार यूज किसने किया, तो M.K. गांधी द्वारा, गांधी जी द्वारा इस शब्द का सबसे पहले यूज किया गया है। पहले, सबसे पहले इस शब्द का यूज किसने किया, पंथ निरपेक्ष का, गांधी जी ने। अब बात को समझना भाई, धर्म में अलग नहीं हो सकता, पंथ आपके अलग हो सकते हैं, बात बड़ी गहरी है। चलो देखो, फॉर एग्जाम्पल हम हिंदू धर्म है, हमारा हिंदू धर्म है, तो हम हिंदू धर्म के अनुसार अगर हम बात करें, अगर हम हिंदू धर्म के अनुसार बात करें तो जैसे राधा स्वामी है, राधा स्वामी ये एक अलग पंथ हो जाएगा। उसके बाद बात करें निरंकारी, निरंकारी जो पंथ है ये एक अलग पंथ हो जाएगा आपका। यानी कि पंथ अलग हो सकते हैं, तो ये लोग सारे हिंदू ही, राधा स्वामी वाले भी हिंदू हैं, आपके निरंकारी वाले भी हिंदू हैं, आपके अगर हम बात करें जो आपके और भी बहुत सारे इसके अंदर कह सकते हो आप, जो आर्य समाज वाले लोग भी जैसे कह सकते हो आप हिंदू हैं। तो ये जो चीजें हैं यानी कि पंथ अलग हो सकते हैं आपके, बट धर्म एक हो सकता है। दूसरे धर्म की बात कर लो, अगर हम बात करें जैसे बौद्ध धर्म की, हम तो बौद्ध में आपका आ जाता है जैसे हीनयान है, महायान है। जैसे हीनयान एक आपका अलग हो जाएगा, हीनयान। साथ ही बात करें महायान ये हो जाएगा आपका। साथ ही अगर हम बात करें किसकी, जैन धर्म की, तो एक श्वेतांबर, श्वेतांबर, दूसरा क्या आपका दिगंबर, दिगंबर। ये लोग हैं तो क्या जैन ही है, ये जैन है, ये आपके हिंदू हैं। जैसे राधा स्वामी हो गए, निरंकारी हो गया आपका, हीनयान हो गया, महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। श्वेतांबर जैसे जो लोग सफेद कपड़ों में रहते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। साथ ही दिगंबर जो लोग कपड़े नहीं पहनते जैन धर्म में, वो दिगंबर कहे जाते हैं, लेकिन धर्म उनका क्या है, एक ही है। यहाँ पर अगर हम मुस्लिम धर्म की बात करते हैं तो शिया और सुन्नी, शिया मुस्लिम है, सुन्नी मुस्लिम है, ये इन लोगों के क्या है भाई, पंथ हैं। शिया और सुन्नी ये सारे के सारे पंथ हैं। यानी कि पंथ निरपेक्ष शब्द का संबंध धर्म से है। धर्म की अगर हम बात करें तो धर्म अलग नहीं हो सकता, पंथ आपका अलग हो सकता है। पंथ निरपेक्ष शब्द का सबसे पहले यूज किसने किया था, तो वह महात्मा गांधी साहब के द्वारा, महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता जो थे हमारे, उनके द्वारा इस शब्द का यूज किया गया था। चलिए दोस्तों, फिर बात करूं मैं एक बार, देखिए धर्मनिरपेक्ष की हमने बात करी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सरकार का कोई धर्म नहीं होता है, सरकार किसी भी धर्म के अनुसार नहीं चलती है, सरकार किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देती है। और यहाँ पर हम भारत में संविधान में कैसा, हमने यहाँ पर प्रेम्बल क्या बोली कि भाई हम सेकुलर हैं, हमारा कोई धर्म नहीं है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन चलेंगे। यहाँ पर मैंने एक बात और करी थी कि 3 प्रकार के आपके स्टेट होते हैं, एक नास्तिक होता है, एक आपका रिलीजियस स्टेट होता है, एक आपका सेकुलर स्टेट होता है। तो जो नास्तिक एथिस्ट वाले जो लोग होते हैं वो किसी भी भगवान या धर्म को नहीं मानते हैं। दूसरे जो आपके लोग होते हैं, अगर हम बात करें तो जिनका धर्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो चलते ही किसके सारे हैं, पूरे के पूरे धर्म के अनुसार, जैसे श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। साथ ही बात करें धर्मनिरपेक्ष, जिनका की कोई होता नहीं है, किसी वो जो देश है उनका कोई धर्म अपना नहीं होता, किसी धर्म को बराबर, सब धर्मों को बराबर मानते हैं, किसी धर्म को बढ़ावा या छोटा नहीं करते हैं, बढ़ावा नहीं देते हैं। तो ये बात थी। उसके बाद हमने बात करी पंथ निरपेक्ष की, तो मोहनदास करमचंद गांधी जी ने सबसे पहली बार इस शब्द का यूज किया गया था। धर्म अलग हो सकता है, पंथ आपका अलग हो नहीं सकता, ये सारी चीजें मैं यहाँ पर कर चुका हूं। चलिए अब अगला पॉइंट आता है आपका डेमोक्रेटिक। और भारत कैसा रहेगा, डेमोक्रेटिक रहेगा। इस पर रेफर कर रहा हूं, डेमोक्रेटिक, जैसे कि आप लोग हमेशा परिभाषा पढ़ते रहते हैं। डेमोक्रेटिक की अगर हम बात करें, द गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, द गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, यानी कि जो जनता की, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो सरकार चुनी जाती है वो आपकी क्या कहलाती है, लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है। तो भारत की जो सरकार होगी वो कैसी होगी भाई, आपकी डेमोक्रेटिक होगी या लोकतांत्रिक।
लोकतंत्र होगा भारत के अंदर। कैसा तंत्र होगा? लोकतंत्र या डेमोक्रेटिक होगा भारत के अंदर। अब डेमोक्रेटिक की हम बात करते हैं तो डेमोक्रेटिक का जो मतलब होता है वो यही होता है, देखिए डेमोस प्लस करटिया, डेमोस प्लस करटिया, डेमोस प्लस करटिया दो शब्दों से मिलकर बनी होती है, या ये कह सकते हैं जनता प्लस शासन आप कह सकते हो, यानी कि जनता का शासन, जनता का शासन। और इसी कड़ी में अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो परिभाषा दी थी, ये दी थी इब्राहिम लिंकन साहब ने, बोला था कि ऐसी सरकार या ऐसी गवर्नमेंट जो जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के द्वारा, यानी कि सारा कुछ इसमें क्या माना गया कि जनता ही सब कुछ है इसके अंदर। और ये परिभाषा या ये कहें हम, ये जो चीज थी किसने बोली थी आपकी? इब्राहिम लिंकन साहब ने ये बात बोली थी कि बाय द पीपल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल फॉर द पीपल। ये आपकी क्या रहेगी? आपकी डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक सरकार। और भारत में जो सरकार रहेगी वो कैसी रहेगी? यही लोकतंत्र सरकार रहने वाली है। लोकतंत्र की अगर हम बात करते हैं तो लोकतंत्र के अंदर जो है वो आपका जो संप्रभु है वो क्या है? जैसा कि स्टार्टिंग के अंदर मैंने बोला था, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि लोकतंत्र के अंदर सब कुछ आपकी क्या है? जनता ही है। सोवरेन आपका क्या है? जनता ही है। ये बात इब्राहिम लिंकन ने की, तो ये भी आपकी यहां पर रहेगी। अब बात करें लोकतंत्र के प्रकार की। लोकतंत्र मोटी सी बात करूंगा भाई। देखिए लोकतंत्र आपका दो प्रकार का होता है, एक आपका प्रत्यक्ष कह सकते हो आप, जिसको क्या बोलेंगे डायरेक्ट, और एक आपका इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष। यानी कि ऐसा लोकतंत्र, प्रत्यक्ष में जनता क्या करती है? जनता स्वयं खुद चुनती है, ये आपका प्रत्यक्ष हो जाएगा। अप्रत्यक्ष की अगर हम बात करें जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि क्या करते हैं? शासन करते हैं, या ये कहें उनके द्वारा चुने गए लोग ही क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं भाई, या सरकार के रूप में काम करते हैं। जहां पर जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने निर्णय लेती है, या ये कहें दूसरे शब्दों में, जहां पर जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने निर्णय लेती है, प्रत्यक्ष रूप से यानी कि खड़े होकर के, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने गलत काम कर दिया किसी नेता ने, तो उसको बोला वापस हटाओ भाई, तो जनता खड़ी है वापस डायरेक्ट बोल रही है। तो इस प्रकार की जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण हमारे को स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलता है। स्विट्जरलैंड में हमारे को ये देखने को मिलता है भाई प्रत्यक्ष, और अप्रत्यक्ष आपका भारत के अंदर ही है। यानी कि जो जनता स्वयं प्रेजेंट रहकर निर्णय लेती है वो आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जिसमें जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति क्या निर्णय लेते हैं, या सरकार में रहते हैं निर्णय लेते हैं, जनता के द्वारा चुने गए जो लोग निर्णय लेते हैं वो आपका क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो यहां पर ये हमने किसकी बात करी? लोकतंत्र की बात करी। अगला आपका आ जाता है, ये भी देखो सेकुलर हो गया, आपका सोवरेन हो गया भाई, सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, एक आपका बचता है रिपब्लिक की बात करें तो भारत गणतंत्र, यानी कि भारत एक गणतंत्र राज्य है, ये आपको पता है गणतंत्र है। गणतंत्र की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना, वह कंट्री, वह देश जहां पर हेड ऑफ नेशन का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता हो। देखिए भाई, वह देश जहां पर जो आपका हेड ऑफ नेशन का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाए, यानी कि जनता ही इसमें हेड ऑफ नेशन का चुनाव करती है। और भारत में हेड ऑफ नेशन कौन है? हमारे प्रेसिडेंट साहब है, और इसमें जनता चुनती है प्रेसिडेंट साहब को अप्रत्यक्ष रूप से। अगर हम चुनाव कई बार पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है, तो इनडायरेक्ट रूप से होता है, या ये कह सकते हैं कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इसमें चुनते हैं। अगर हम पद्धति की कई बार बात कर लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यहां पर अपनाया जाता है भारत के अंदर में। तो यहां पर हमने बात करी जहां पर हेड ऑफ नेशन का चुनाव जनता के द्वारा किया जाए, इसको समझेंगे आप। देखिए ब्रिटेन में लोकतंत्र है भाई, ब्रिटेन की अगर हम बात करें, ब्रिटेन में लोकतंत्र है, बिल्कुल है, डेमोक्रेटिक है, लेकिन वो आपका रिपब्लिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो ब्रिटेन का
ब्रिटेन का जो राजा है उसके चुनाव में जनता भाग नहीं लेती है, यानी कि वो क्या है मतलब ये कह सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि जो राजा है उसी का बेटा राजा बनेगा भाई, है ना, राजा का बेटा ही अगला भी राजा ही बनेगा, बेटा ही राजा बनेगा। तो यहाँ पर चुनाव नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन क्या नहीं है आपका लोकतंत्र, सॉरी रिपब्लिक नहीं है। लेकिन भारत में जो प्रेसिडेंट साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब का हर बार 5 साल में चुनाव होता है, इसलिए भारत के आपका रिपब्लिक है। यहां तक होगा। चलिए दोस्तों, आज हमने प्रेम्बल की बात करी और प्रेम्बल में हमने अपना सोवरन को समझा, साथ ही हमने सेक्युलर अपना सोशलिस्ट समाजवाद को समझा, सेक्युलर को समझा, डेमोक्रेटिक को समझा और साथ ही हमने रिपब्लिक पर बात करी कि रिपब्लिक कैसे क्या है। और वो सारी चीजें यहाँ पर बीच में मैंने आइडियोलॉजी आपको, उदारवाद, मार्क्सवाद, वो सारी की सारी बातें यहाँ पर आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। फिर भी अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और मैं फिर एक बात बोल रहा हूं आप लोगों को, यदि आप लोगों को ज्यादा कष्ट नहीं हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, आप इसे शेयर कर सकते हैं और अपना प्रेम दिखा सकते हैं। यदि किसी को कष्ट हो रहा है तो वो नहीं करना भाई, है ना, कष्ट बिल्कुल नहीं उठाना है। फिर भी रिक्वेस्ट आप लोगों के बीच में है, हर बार करी जाती है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा प्यार कम दिखा रहे हैं। देखिए आपकी जो मैसेज हैं, आपकी जो प्यार है, वही हमारे को मोटिवेट करता है भाई, वही हमारे को ये मतलब ये लगता है हमें कि भाई हम सही दिशा में चल रहे हैं। बाकी कंटेंट की आप लोग चिंता नहीं करना, कंटेंट बेहतर से बेहतर, बढ़िया से बढ़िया आप लोगों के बीच में मैं लेके आऊंगा और आ भी रहा हूं और आया भी हूं। उज्जवल कोचिंग कैंपस आप लोगों के लिए हमेशा बेस्ट विशेष रखता है। आज दुर्गा शक्ति का रिजल्ट कल रात को जो निकला था उसमें काफी अच्छी अचीवमेंट हमारी उज्जवल कोचिंग परिवार की तरफ से रही है, बहुत बढ़िया अचीवमेंट रही है और इसी प्रकार से हम आगे भी देते रहेंगे भाई। चलिए दोस्तों, अब घड़ी मुझे जो है इशारा कर रही है कि आपका समय समाप्त हो चुका है। लास्ट यही है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और इसको आगे बढ़े। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।